गणित होता था, एक तो आपने बताया था वहाँ शंकु यंत्र, एक ये भित्ति यंत्र। इस भित्ति यंत्र से उन्नतांश और नतांश ज्ञात किए जाते हैं, सूर्य की क्रांति भी ज्ञात की जाती है और अन्य ग्रहों की क्रांति भी ज्ञात की जा सकती है। साथ में साथ जैसे ज्योतिष में आकाशीय पिंड जितने भी उनकी व्यवस्थित स्थिति और उनकी गति ज्ञात करने के लिए 3 वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। एक तो उन्नतांश, नतांश और दिगंश। तो ये यंत्र हमको उन्नतांश और दिगंश बताता है। इसमें हम क्या करेंगे, ये कैसे बताता है, कोई भी ग्रह या तो दक्षिणी गोलार्ध में होगा या उत्तरी गोलार्ध में होगा। तो अधिकांश जो है दक्षिणी गोलार्ध में ग्रह होते हैं, तो उसका ऑब्जर्वेशन यहाँ खड़े होकर के नॉर्थ में, उत्तर में खड़े होकर के लेते हैं, और उत्तरी गोलार्ध में होते हैं उसको वहाँ से खड़े होकर के ऑब्जर्वेशन लेते हैं। तो ये 2 किले लगे हुए हैं। साथ ही साथ में हम जैसे यहाँ खड़े हो जाते हैं और ग्रह जब हमारे सिर पर होता है, यानी याम्योत्तर लंघन जब कर रहा होता है, उस समय ही ये भित्ति यंत्र काम करता है। उस समय हम ऐसे देख करके और हमारी आँख, ये कील और वो ग्रह तीनों एक सीध में, एक रेखा में जहाँ आते हैं, वो यहाँ पर इस बिंदु पर पढ़ लेते हैं कि वो कहाँ पर आ रहे हैं, है ना। तो वो जो होता है, वो जो भी आता है यहाँ पर अंकन, वो होता है नतांश, और उसको 90 डिग्री में से घटा देंगे तो उन्नतांश आ जाएगा। और नतांश और उन्नतांश से ही किसी भी ग्रह की क्रांति ज्ञात की जा सकती है। और क्रांति से हमें पता चलता है कि सूर्य से कितना उत्तर में, कितना दक्षिण में, है ना। सूर्य की क्रांति और अन्य ग्रहों की क्रांति में अंतर रहता है, तो वो सारा सारा इससे हम ज्ञात कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि दिगंश, एक यंत्र और यहाँ पर बनना है आगे भविष्य में, वो दिगंश यंत्र, जिसको दिगंश और नतांश सभी ज्ञात करने के बाद में जीपीएस का उपयोग पूरा इन 2 यंत्रों से हो जाता है। फिर हमको और किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो पहले ये जीपीएस और कंप्यूटर तो अधिकतम 300 साल पहले इनका आविष्कार हुआ, इसके पहले तो कुछ नहीं था। तो उससे पहले क्या था, उसमें भारतीय ज्योतिष सबसे उन्नत स्थिति में था इन्हीं यंत्रों के कारण। और इस यंत्र से अभी बहुत अच्छे समय पर हम हैं। ये जो कील की छाया दिख रही है, अब ये कील की छाया हम अगर देखें, बिल्कुल याम्योत्तर लंघन काल की स्थिति में सूर्य है। थोड़ा सा हम कोई से भी ग्रह को देख सकते हैं इससे। हाँ जी, कोई भी ग्रह को देख सकते हैं। मतलब जब ये भित्ति की सीध में जब आ जाएगा, अब ये इस तरीके से अगर जा रहा है, इसके ऊपर अगर है, तो हम एक साइड से उसको देख करके यहाँ पे मिला लेंगे। और फिर जो है कील की सहायता के लिए कि भैया आप कोण कैसे नापोगे, तो वहाँ से आपने सूत्र लिया और अपनी आँख की सीध से मिलाया। मैंने उसमें धागा जो है, वो धागा आपको लेकर के हाथ में पकड़ना है और उस धागे की सीध में देखना है आपको। तो वो जहाँ बिल्कुल सीधा है, 40 पे आ रहा है, 45 पे आ रहा है, वो डिग्री से ज्ञात हो जाएंगे। जैसे 21 मार्च अभी आने वाला है, 21 मार्च के दिन सूर्य जो है वो विश्ववेध वृत्त पर होगा, और इसके कारण इसकी जो क्रांति हमको दिखाई देगी 23 डिग्री और 26 मिनट लगभग यहाँ पर। और उसके बाद में और कम होते होते 21 जून के दिन क्या होगा, क्या शून्य पर आ जाएगा। फिर वापस परिवर्तन होगा, तो परिवर्तन होते होते 22 सितंबर को फिर यहीं आ जाएगी, और 22 दिसंबर को 46 डिग्री और 52 मिनट हो जाएगी उसकी छाया। तो इस प्रकार से एक पूरा चक्र हो जाएगा। 6 महीने छाया नीचे जाएगी, 6 महीने छाया ऊपर जाएगी, और इसी से हमको सूर्य की क्रांति का पता चलता है। अब जैसे तारा आते 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 घूम रहा है, अब ये यहाँ पर अगर है तो आप उस तरह से देख सकते हैं। मतलब उसकी स्थिति सारे तारों की वही होगी तो ही वेद होगा। तारा कोई इसके सीध में आएगा जब। हाँ, याम्योत्तर लंघन काल के समय ही ऑब्जर्वेशन। इसको पूरा एक वृत्त बना देना। तो ये तो रात में ही ऑब्जर्व किया जा सकता है, दिन में भी समय भी है। दिन का करोगे, रात में देखेगा जो अगर उसका रात में करोगे, दिन में सूर्य रात में समय दिखना चाहिए। तो दिखेगा ना रात को, बुध है, शुक्र है, तो सर दिखेगा कैसे, मतलब अंधेरे में वो कैसे? आपको यहाँ करके देखना होगा ना। रात में भी दिखेगा? तो जो जितनी देर के लिए दिख रहा है उतनी। क्या क्या वस्तुएं दिखाई देती है? तारे दिखाई देते हैं, और चंद्रमा दिखता है बस। और ग्रह दिखता है, अभी मंगल भी दिखाता है। तारों में आ गए। तो मुख्य रूप से 3 चीजें, ग्रह, हाँ, ग्रह, तारे और चंद्रमा, ये मुख्य रूप है। अच्छा,
तारों की पहचान और ग्रहों की पहचान कैसे करेंगे? पांचवें थोड़ा छठी का सा- प्रश्न है। हाँ। तारा और ग्रह में अंतर। है और रिफ्लेक्टिव भाई चमकते हुए तो चमके- ग्रह भी दिखते हैं और तारे भी दिखते हैं, पर उनमें हम अंतर पहचान कैसे करेंगे? तो ज्यादा चमकते हैं। जो ब्लिंकिंग करते हैं वो तारे ट्विंकल ट्विंकल वो नहीं होती है, हाँ, स्वयं का प्रकाश नहीं है। प्रकाश नहीं होता है, तारों का स्वयं प्रकाश है। क्योंकि तारे जितने भी हैं वो स्वयं प्रकाशित होते हैं, उनको किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि ग्रह जितने भी हैं वो अपने निकटतम तारे से प्रकाश और ऊर्जा ग्रहण करते हैं, है ना। अच्छा, हमारे पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? वेरी गुड, सूर्य। जितने सूर्य तारे भी वो एक भी तारा सूर्य है, एक तरह के। क्योंकि बहुत निकट है और हमने उसको सूर्य संज्ञा दे दी है। तारा है, तारे की परिभाषा पूरी यहाँ पर खड़ी उतरती है। और इस सूर्य को मुखिया मान करके पूरा सौर मंडल, जिसमें 8 ग्रह है ना। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? उसके बाद मंगल। ठीक, बहुत अच्छा। और फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, है ना। प्लूटो पहले ग्रह की परिभाषा में था, पर अब निकाल दिया गया है। तो इस प्रकार से इन सारे ग्रहों की गति की जानकारी जो है ना, वो सब इन यंत्रों के माध्यम से ही पहले निकाली जाती थी और पंचांग प्रकाशित होते थे। तो बताइए, हमारा ज्योतिष विज्ञान कितना उन्नत था कि बिना जीपीएस, बिना टेलीस्कोप के ग्रहों को पहचानना, उनकी गति निकाल लेना। और चंद्रमा सबसे चंचल होता है, सबसे ज़्यादा गति होती है, उसकी गति भी नाप करके और तिथि का निर्माण करना और तिथि के अनुसार बिल्कुल सही ज्ञान देना। यहाँ तक कि ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये भी ठीक समय पर बता देना कि इतने बजे इतना ग्रहण होगा। और आपको आश्चर्य होगा, आज 5000 साल पहले भी ये गणना, इसके प्रमाण मिलते हैं। जब जयद्रथ का वध महाभारत युद्ध में हुआ था, उस समय इसी का प्रयोग किया गया था, इसका ग्रहण करना। क्योंकि उस समय नियम था कि सूर्यास्त के बाद सभी अपने शिविर में चले जाते थे और युद्ध बंद हो जाता था। तो ऐसी स्थिति में जब सूर्य ग्रहण था तो भगवान श्री कृष्ण को पता था कि सूर्य ग्रहण, तो अंधेरा हो गया, खतरा सूर्य ग्रहण था, अंधेरा हो गया तो कौरव सब अपने अपने शिविर में चले गए कि संध्या हो गई। तो उस समय अर्जुन को कृष्ण ने बताया कि आज समय है, तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लो, जयद्रथ का वध करके आ जाओ। वो वध कर दिया। उसके बाद दुर्योधन लड़ने के लिए आया था कि आप ये जो है नियम का उल्लंघन किया है। तो कृष्ण समझाया था कि अभी संध्या नहीं हुई है, थोड़ी देर बाद देखो तो ग्रहण समाप्त हो गया और वो प्रकाश हो गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा ज्योतिर्विज्ञान कितना प्राचीन और उन्नत रहा है, और उसको हम भूल करके और ग्रीनिच ने ये न वो न सब, और यहाँ तक कि आज के तथाकथित वैज्ञानिक जो ईश्वर की परिभाषा ही नहीं समझते हैं, वो बार बार हमको डराते हैं कि एक एस्टेरॉइड आ रहा है, वो पृथ्वी से टकरा जाएगा और पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, हम सब मर जाएंगे। ऐसी कितनी तारीखें घोषित कर दी उन्होंने। एक बार भी ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ईश्वर की रचना बहुत जटिल है, उसको समझने वाले समझते हैं। ईश्वर ने हमारी सुरक्षा के लिए इस पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षा कवच दिया है, जिसको ओजोन परत बोलते हैं। ये ओजोन परत और मैग्नेटिक फिल्म, ये दोनों मिल करके किसी भी एस्टेरॉइड जो बड़ा होता है उसको अपने पास आने नहीं देते हैं, और आ भी गया तो ओजोन परत उसको 90% तक जला देती है, इसलिए पृथ्वी को कोई नुकसान नहीं। सूर्य, चंद्र और पृथ्वी के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके कारण एक तो उल्का पिंड कोई भी इस कक्षा में आएगा नहीं, और आ भी गया तो साइड में से ऐसे होकर यूं निकल जाएगा। फिर भी अगर आ गया तो ओजोन परत उसको जला देगी। इस प्रकार से ये जो हमारी काल गणना है, जिसको आज नासा ने भी स्वीकार किया है, बताइए हमारी काल गणना में इस पृथ्वी की आयु कितनी है? सृष्टि की 3 लाख बस और चलो और चलो 8 लाख करता। हम लोग पंचांग को भी पढ़े ठीक सृष्ट्यब्द, से। सृष्ट्यब्द हर जो होता है पंचांग ना, करता लिखता है एक अरब, कितने वर्ष बीत गए सृष्टि केवल के, अंक लिख लीजिए, एक लिख लीजिए, आ वर्ष जाएगा। बीत गए 1 अरब कल्प 97 के। करोड़ 9 पे 7 97 करोड़ 29 लाख 49,000 4 पे 49 122 वर्ष। और इस पृथ्वी की आयु कितनी है? 4 अरब 32 करोड़ साल।
तो उसमें से केवल आधा भी नहीं निकला है। 1,97,29,49,122 वर्ष है, 4,32 करोड़ साल तक इस पृथ्वी को बने रहना है। और साथ ही साथ हमारी काल गणना कितनी जो है प्रकृति से जुड़ी हुई है। देखिए आप, इसमें जो युगों की व्यवस्था की गई है, एक युग जो कलयुग का समय कितना है, 4,32,000 वर्ष। और ये 4,32,000 वर्ष ही क्यों किया गया? 5 लाख क्यों नहीं कर दिया? 10 लाख क्यों नहीं कर दिया? तो 4,32,000 वर्ष में हमारे जो 8 ग्रह है ना, ये 8 ग्रह एक राशि में आ जाते हैं और उस समय इस पृथ्वी पर लघु प्रलय होता है 4,32,000 साल में, जिसका उदाहरण आज से 5,000 साल पहले हमको प्राप्त होता है। लघु प्रलय आया था, इसलिए द्वारिका समुद्र में आज भी है। और भगवान कृष्ण ने पहले ही कह दिया था अर्जुन को कि आप द्वारका वासियों को कह दो कि वो वहां से निकल जाए, क्योंकि पानी आने वाला है। तो 4,32,000 साल में एक लघु प्रलय आता है, और उसके बाद में ऐसे लघु प्रलय एक बार आता है उसको कलयुग, 2 बार आता है उसको द्वापर युग, और 3 बार आता है त्रेता युग, और 4 बार आता है उसको सतयुग कहते हैं। तो सर ये वहाँ पे सिर्फ द्वारका में ही क्यों डूबी, मतलब बहुत हर जगह डूबना चाहिए था। समुद्र के किनारे, समुद्र जब उथला तो होगा, सर पूरा प्रलय कब पूरा आएगा? रहता है तो सब कुछ डूबने, तो यहाँ लघु प्रलय मतलब कहीं किसी हिस्से में होगा। किसी विशेष प्रलय कब आएगा सर? समुद्र उथला हो जाता है। उथला होने के बाद 2012 में आज जैसे 2012 में खत्म हो जाएगा। मुंबई के लिए अब भी लोग बड़े भयभीत हैं कि कभी भी समुद्र में समा सकती है। तो लघु प्रलय का मतलब ये था, सारी पृथ्वी पानी में नहीं डूबती है, कुछ भाग डूब जाता है। अच्छा, एक भगवान कृष्ण का यहाँ कुछ नया रूप भी आप लोग समझ रहे होंगे कि वो ज्योतिषी भी थे। हाँ, अब जैसे महाभारत में कली प्रथम चरण है। तो ये पूरी यही गणना है, 1,97,29,49,122। अच्छा, तो बबूल का कांटा जो पूरा काला हो जाएगा जब पूरा संकल्प में बोलते हैं ना अपन, संकल्प सही है ना? नहीं ऐसा कुछ ये लोक मान्यताएं होती हैं। चरण है आदित्य। दूसरा एक बात है कि इसका निहितार्थ कुछ और होगा। जो कांटा काला होने वाली बात है, ये लोक व्यवहार की कथा है, लेकिन इसका निहितार्थ कुछ वैज्ञानिक ही होगा।